डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग आजकल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पर एक बृहद चर्चा हो रही है। एक एक बात छोटी बातों में सारी चर्चा होती जा रही है। मुझे पूरा भरोसा है जब सारी बातें आप सुन ले जाएंगे, कोई भी प्रश्न आपको समझने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आइए देखते हैं आगे क्या करना है। हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। जब हमने इकाई अंक देख लिया, अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक प्रश्न बनता है आपका शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए। शून्य ये क्या होता है, शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। आप देखते होंगे कहीं कहीं लिखा होता शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, कहीं शून्यों की संख्या ज्ञात करें, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, टोटल जीरो, कुछ भी पूछा जा सकता है। उद्देश्य क्या है कि जब आप कोई कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन का जो परिणाम आता है उस परिणाम में जीरो की संख्या पूछी जा रही है। जैसे एक उदाहरण देंगे, ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो एक प्रश्न लिखा गया है और उस प्रश्न का मतलब है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा करने पर उत्तर के दाहिनी तरफ कुल कितना शून्य प्राप्त होगा। ये पूरा कंप्लीट सवाल। कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, ये प्रश्न हुआ। अच्छा, आप जानते होंगे इतना लंबा हिंदी लिखने का मतलब, अगर मैं केवल फैक्टोरियल 100 लिख दिया होता कि 100 फैक्टोरियल में कितना जीरो होगा, बात तो वही हुई। देखो 100 फैक्टोरियल अगर हम लिख देते 100 फैक्टोरियल, तब भी तो वही मतलब हुआ कि 1 से 100 तक गुणा करने पर उत्तर के दाहिनी तरफ कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, ये सवाल। अब प्रश्न है कि हम कैसे गिन पाएंगे शून्य कितना होगा। अगर हम 10, 20, 30, 40 का केवल शून्य देखते हैं तो ये तो पूरा होगा नहीं, क्योंकि बीच में हमको और भी शून्य मिल जाते हैं। तो पहले हम ये जान लें कि शून्य बनता कैसे। शून्य बनने की केवल एक शर्त है बस। कितना मजेदार, यानी कहीं 2 शर्त नहीं है, 10 शर्त नहीं, केवल एक शर्त। शून्य कब बनेगा, जब कभी 5 को हम किसी सम संख्या से गुणा करेंगे। अगर हम 5 को किसी सम संख्या से गुणा करेंगे, 5 को 2 से करें, या 5 को 4 से करें, या 5 को 6 से करें, या 5 को 8 से करें, किसी भी 5 को किसी सम संख्या से गुणा करने पर शून्य की रचना होगी। एक बार 5 और एक कोई सम संख्या अगर हम गुणा कर दिए तो शून्य बन जाएगा। 1 से लेकर 100 तक हमारे पास कुल 50 सम संख्याएं होती। बोलो होती कि नहीं, आदि सम आदि विषम। 1 से 100 तक कुल 50 सम संख्याएं होती है। और उन सम संख्याओं में ऐसी सम संख्या है जिसके अंदर कई सम संख्या है। जैसे 8 है, 16 है, 72 है, 64 है। इन सबके अंदर कई सम संख्याएं पाई जाती है। जैसे 16 के अंदर 4 सम संख्या है, 64 के अंदर 6 सम संख्या है। ऐसे 6 संख्या 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा करके। तो अब बताओ, कुल सम संख्याओं की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, 2 की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। अब 5 कितने आएंगे, अगर हमको 5 पता चल जाए कितने आएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखो अब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं 1 से 100 तक गिनती लिखने पर कुल कितनी बार 5 आने की संभावना। तो मैं लिख रहा हूं, उन संख्याओं को लिख रहा हूं जिसके अंदर 5 होने के चांस है। तो मैंने लिखा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। घबराइएगा नहीं, ये केवल समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। इस तरह लगा नहीं पाएंगे, इस तरह खाली समझ जाएंगे। लगाने का हम दूसरा तरीका बताएंगे आपको। तो पहले आप देख लो, 1 से 100 तक में इतनी संख्याएं हैं जिसके अंदर 5 होने के चांस है। अगर इनको हम और ध्यान से देखें तो हम पाते हैं इसमें कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके पास 2 बार 5। जैसे 25 के अंदर 2 बार 5, ऐसे 50 के अंदर 2 बार 5। देखो
ऐसे 75 के अंदर 2 बार 5 है और 100 के अंदर 2 बार 5, 5 गुणे 5 गुणा 2 गुणा 2। अब बाकी जितनी संख्याएं सबके पास एक ही बार 5। अब चलो गिन लिया जाए कुल कितने 5 मिल पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हमें कुल 24 बार 5 मिल पाया। 24 बार 5 मिला तो 24 बार की सम संख्याओं से गुणा करके हम 24 शून्य बना ले जाएंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा 24 शून्य प्राप्त होंगे। जो हमारा प्रश्न था कि कितने शून्य प्राप्त होंगे, तो उत्तर आया है 24 शून्य प्राप्त होंगे। उत्तर हमारा आ चुका है। बस ये तरीका ठीक नहीं, यह तरीका समझने के लिए तो ठीक था, लेकिन अगर मैं 1000 तक ले लूँ, 10,000 तक ले लूँ, तो फिर ये लिखना असंभव हो जाएगा हमारे लिए। तो हम कोई तरीका बताएं जिससे ये और आसानी से हो सके। आओ देखते हैं इसे और आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है। आओ समझते हैं। जैसे उसने कहा कि 1 से 100 तक हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, 100 को खाली हमको 5 ही ढूंढना, क्योंकि सम संख्या हमारे पास बहुत है, तो हम 5 से इसे काटेंगे। हम 5 कितने फैक्टर आएंगे वह ज्ञात करने का तरीका है ये। 5 गुना 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौके 20। अब नहीं कट रहा, 5 अब एक ही भी बार नहीं जाएगा। तो अब बताओ इस 100 को छोड़ा जाए, इन दोनों को जोड़ो, कितना आया, 20 + 4। बताओ 20 + 4 कितना हुआ, 24 बार 5 मिल पाया। ये हमारा उत्तर आ गया। कितना आसान तरीका है देखो। अब ये 20 और 4 अलग अलग क्यों है? दरअसल 1 से लेकर 100 तक गिनती जब आप लिखेंगे तो 20 संख्याएं ऐसी होंगी जिसके अंदर 5 मिलेगा। 20 संख्याएं ऐसी होंगी जिसके अंदर 5 मिलेगा। उस 20 संख्याओं में 4 संख्याएं ऐसी मिलेगी जिनके पास 2-2 बार 5 मिलेगा, जैसे 25, 50, 75 और 100। इस प्रकार आपने देखा कि कुल 24 शून्य आपको प्राप्त हो चुके हैं। अब यही सवाल अगर हम 1 से 100 तक जहां तक था, यानी 100 फैक्टोरियल था, अगर इसको हम 1000 फैक्टोरियल कर दे तब क्या होगा? 1000 फैक्टोरियल, बताओ कि 1000 फैक्टोरियल में कितने शून्य बनेंगे? ये सवाल बन गया, कितने शून्य बनेंगे। तब आप क्या करेंगे, 1000 लिख देंगे और फिर इसको 5 से काटना शुरू कर देंगे। यहाँ 200 हुआ, यहाँ 40 हुआ, यहाँ 8 हुआ, यहाँ 1 हुआ। अब इन सबको जोड़ेंगे, 40 8 48 49, आपको उत्तर हो गया 249 शून्य बन पाएंगे। ये है सवाल का उत्तर। अगर आपको 1000 फैक्टोरियल दे दिया जाए, 1 से लेकर 1000 तक सभी संख्याओं को गुणा करने पर उत्तर के दाहिनी तरफ कुल कितने शून्य बनेंगे, तो आप कहोगे 249 शून्य बनेंगे। मेरे ख्याल से यह बात अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कहीं तक भी ले सकते हो। हमने लिखा 750 तक, 750 फैक्टोरियल तक कुल कितने शून्य बनेंगे। आओ देखते हैं। हमने लिखा 750 और फिर इसको 5 से काटना शुरू कर दें। 5 चक्के 5, 5 पचे 25, फिर 5 से काटा, 5 से 15, फिर 5 से काटे, 5 छक्के 30 और फिर 5 से काटे 1। बस जोड़ लो आप, 30 से 36 एक 37, यानी 6 1 7, देखो हम जोड़ रहे हैं। उसके बाद 5 3 8, 187 शून्य बन पाए। तो जहां से, यानी 1 से लेकर चाहे जहां तक आपको यह ज्ञात करना पड़े, तो यह एक तरीका आपके लिए बहुत शानदार होगा। मान लो ऐसी संख्या ना दी जाए और रैंडम गिनतियां दे दी जाए, इनका गुणा करके दिया जाए, तब आप शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, उस पर भी कुछ उदाहरण ले लेते हैं। क्या मैं तब तक यह भरोसा करूं यह तरीका अब आपको क्लियर हो चुका है? 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 10,000 तक, 1 से लेकर चाहे जहां तक आपको कितने शून्य बनेंगे निकालने के लिए यह एक पैटर्न है जिसको आप बहुत आराम से हल कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसे ना लेकर के और हम कुछ रैंडम गिनती ले ले, जैसे हमने लिखा 75 गुणा 125 गुणा 16 गुणा 64 गुणा और 50, इन सबको आपस में गुणा करें तो उत्तर के दाहिनी तरफ कितने शून्य बन पाएंगे और ढूंढा जाए। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया, यही गिनना है। तो मैं देखता हूं 5 यहाँ, 2 बार 5 यहाँ है, 3 बार 5 यहाँ है और 2 बार 5 इसमें पाया जाएगा। कुल 5 कितने हो गए, 2 3 5 2 7, 7 बार तो हमें 5 मिल पाया। अब जो देखो कितनी बार मिल पाया,
इसमें 4 बार 2 है, इसमें 6 बार 2 है, इसमें 1 बार 2 है। कुल कितने 2 प्राप्त हो, फैक्टर करके देख लेना आप इन सब के अंदर कितनी बार 2 प्राप्त हुआ। तो 4 6 10 11, 11 बार 2 प्राप्त हो चुका है। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, एनालिसिस करिए, तो बताइए 2 जो है 11 बार है और 5 7 बार है। मिनिमम पॉसिबल पेयर आप ध्यान से देखिए कितने पेयर बन सकते हैं, तो आप लिखोगे 7 शून्य बन सकते हैं। 7 शून्य आपका उत्तर आया, क्योंकि 5 की संख्या हमारी 7 ही है। अब आपके पास अपना कैलकुलेटर होगा, मतलब मोबाइल के अंदर आप गुणा करके चेक कर लो, जो भी उत्तर आएगा उसमें कुल 7 शून्य बन पाएंगे। मेरे ख्याल से यह बात आपको क्लियर हो गया होगा। आइए एक और सवाल लेते हैं, हम एक सवाल लेते हैं और हमने लिखा 625 गुणा 75 गुणा 128 गुणा 16 गुणा 8 8 गुणा 15। अगर मैंने इतना बड़ा गुणा किया तो कुल कितने शून्य बन पाएंगे। आओ देखा जाए, इसमें 2 कितनी बार आएगा और 5 कितनी बार आएगा, यही मुझे गिनना। तो पहले 2 देखता हूं, तो इसमें देखो 7 बार 2 इसमें प्राप्त हुआ है और 3 बार 2 इसमें प्राप्त हुआ है, कुल 10 बार 2 प्राप्त हुआ है, 10 बार। अब जरा 5 गिन लेते हैं, 4 बार 5 यहाँ प्राप्त हुआ है और यहाँ पे 2 बार 5 प्राप्त हुआ है और यहाँ 1 बार 5 प्राप्त हुआ है। तो कितने प्राप्त 5 मिल गए, 1 और 2 3 और 4 7, केवल 7 बार 5 प्राप्त हुआ है। आपका कितना शून्य रह जाएगा, 7 शून्य बन पाएगा। क्या यह बात आपको क्लियर हुई? शून्यकों की संख्या निकालने में आपको कोई समस्या आई? नहीं आई। चलें अगले पॉइंट की तरफ। हम आपको इन सारे टर्म की चर्चा इसलिए कर दे रहे हैं कि जब आप नंबर सिस्टम उठाएंगे, किसी भी किताब से उठाएंगे, हम भी प्रैक्टिस करवाएंगे, तो उन सवालों को आपको पढ़ने में समझने में कोई समस्या ना आने वाली। हम अगले पॉइंट की चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट हमारा है कुल अंक ज्ञात करना, डिजिट सम ज्ञात करने के लिए देखो कुल कितने अंक हैं, कुल कितने अंक देखना, डिजिट सम पता करना। अब सवाल लिखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि 1 से 100 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, अंकों की आवश्यकता होगी। यह प्रश्न कई प्रकार से पूछा जाता है। एक लड़का टाइपराइटर से 1 से 100 तक गिनती लिखना चाहता है, तो 1 से 100 तक गिनती लिखने के लिए उसे कुल कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा। या मान लो प्लास्टिक के अंक मिल रहे हैं, 1 से 100 तक गिनती आपको लिखना है, तो कुल कितने अंक आपको लेने पड़ेंगे जिससे 100 तक गिनती आ जाए ना, यही पूछना है। कुछ लड़का ऐसे बोला तो भैया 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक की ही गिनती तो होगी। हाँ भाई ये तो सच है, लेकिन 0 कितनी बार होगा, 1 कितनी बार होगा, 2 कितनी बार होगा, कुल कितनी बार होगा, यही बताना। आओ देखा जाए, क्योंकि 1 से 100 तक बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत सारे सवाल 1 से 100 के बीच बनाए गए हैं, इसलिए 1 से 100 तक की बहुत सारी बातें आपको जबानी याद होनी चाहिए। आओ देखते हैं, अगर हम 1 से 100 तक गिनती देखें, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में क्या देखोगे आप कि 0 जो है 11 बार आता है। कितनी बार? 0 11 बार आए। 1 21 बार आएगा, गिन के देख लेना। उसके बाद के जितने अंक है वो सब 20 बार आते हैं, यानी 2 20 बार आएगा, 3 20 बार आएगा, 4 20 बार आएगा, 5 20 बार आएगा, 6 20 बार आएगा, 7 20 बार आएगा, 8 20 बार आएगा और 9 20 बार आएगा। अगर इन सब को हम जोड़ने की कोशिश करें तो देखो जरा कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गिनतियां ऐसी जो 20 बार आएंगे, तो 8 दूनी 16, 160 यही हो गई। 160 में कितना मिला दो भाई, 32 और मिला दो, आपका उत्तर होगा 192। यानी 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में कुल 192 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। भाई 1 से 100 तक लिखना था तब तो आपने ऐसे लिख दिया, अब हम 1 से 150 तक लिखेंगे, 1 से 500 तक लिखेंगे,
1 से 1200 तक लिखेंगे, 1 से 3000 तक लिखेंगे, तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह गिनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। तो इसके लिए कोई दूसरा तरीका जरूर होना चाहिए। आइए देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। देखिए, अगर हमसे कहा जाए 1 से 100 तक कुल कितने अंक प्राप्त होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि 1 से लेकर 9 तक कुल 1 अंक वाली संख्याएं होती हैं और 1 अंक वाली कुल 9 संख्याएं होती हैं, इसलिए कुल 9 अंक पाए जाएंगे। अब हम लिखेंगे 10 से 99 तक। 10 से 99 तक 2 अंक वाली संख्याएं होती हैं और कुल 90 संख्याएं पाई जाती हैं। 10 से लेकर 99 तक कुल 90 संख्याएं होती हैं जो 2-2 अंक वाली हैं, इसलिए कुल 180 अंक हुए। और जब हम 100 लिखेंगे तो 100 लिखने में कुल 3 अंकों की आवश्यकता होगी। अब अगर हम इन सबको जोड़ दें तो आप देखोगे 192 फिर हमारा उत्तर आ गया। ये तरीका जो होगा वो आपके लिए बेहतरीन इसलिए होगा कि ये सबके लिए है। जैसे मुझसे कहा जाए 1 से 1000 तक, बताओ 1 से 1000 तक अगर हम संख्याएं लिखें तो हम कुल कितने अंकों का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या करेंगे, फिर यही तरीका 1 से लेकर 9 तक कुल हमें 9 गिनतियां मिलेंगी। 10 से लेकर 99 तक हमें 2-2 अंकों वाली 90 गिनतियां यानी कुल मिलाकर 180 गिनती मिलेगी। अब देखो 100 से लेकर 999 तक कुल हमें 3 अंकों वाली 900 गिनतियां मिलेंगी, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 2700। और जब हम 1000 लिखेंगे तो उसके लिए हम 4 अंकों को लिखेंगे। अब सबको जोड़ लेंगे, हमारा काम हो गया। 9 4 13, 8 1 9 और 27 1 28, आपका उत्तर आ गया 2893। अगर हम 1 से लेकर 1000 तक गिनतियों को लिखने का प्रयास करें तो कुल 2893 अंकों का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। ठीक है भैया, आइए बढ़ते हैं कोई और। जैसे हमारे पास कोई किताब है जो 465 पेज की है, बताओ 1 से 465 पेज तक हमें कुल संख्या लिखनी है, तो हम कुल कितने अंकों का इस्तेमाल करेंगे, आओ देखते हैं। फिर एकदम वही तरीका होगा, 1 से 9 तक कुल 1 अंक वाली 9 संख्याएं हैं, तो हमें मिलेगा 9 गिनती लिखने का मौका मिलेगा। फिर हम लिखेंगे 10 से 99 तक हमारे पास 2-2 अंकों वाली कुल 90 गिनतियां मिलेंगी, इसलिए 180 अंक मिल जाएंगे। अब देखो 100 से लेकर 465 तक हमें कुल कितनी गिनतियां मिलने वाली, तरीका बताओ। 465 में से 100 घटाओ तो 365 हुआ, और 365 में 1 मिला दो 366। बताओ 3 अंकों वाली कुल 366 संख्याएं। फिर से देख लो 366 कहाँ से आया, 465 में से 100 पहले घटा दो तो 365 हो जाएगा, और उसमें 1 मिलाना है क्योंकि 100 भी शामिल करना, तो 366 हो जाएगा। गुणा करो, 3 छक्के 18, 1 3 छक्के 18 19, 1 3 3 9 1 10। अब सबको जोड़िए, 9 8 17, 9 8 17 1 18 और 11 1 12, ये रहा 1287। यानी अगर हम 1 से लेकर 465 तक सभी अंकों को लिखना चाहें तो हमें कुल 1287 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या यह बात क्लियर हो रही है? अच्छे क्लियर हो रही है। आइए देखते हैं अगली टाइप की बातें। मेरे ख्याल से बहुत सारी अच्छी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हम इसी दौरान यह भी चाहेंगे आपको कुछ आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी कुल 10-12 आइडेंटिटी है, हालांकि वो देखने में एल्जेब्रा जैसी लगती है, लेकिन एल्जेब्रा से तो उसका मतलब है ही है, अंकगणित लगाने में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए हम कुल 10 आइडेंटिटी लिखेंगे, उसको आप कहीं पर लिख करके याद करने का प्रयास करिएगा। सर्व समीकाएं कहा जाता है हिंदी में, सर्व समीका। ये सर्व समीका जो होती है, हम इस पर सवाल भी करके दिखाएंगे आपको। देखो कुल 10 सर्व समीका हम लिखेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम इन्हें जोड़ने का प्रयास करें तो हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर
जब हम इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, इन्हीं दोनों को जोड़ना, तो 2ab कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम इसे घटाने की कोशिश करें, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4ab। देखते चलो, ये सारे आप बिल्कुल परिचित है, 1 से लेकर 8वीं तक में बहुत सारे सवाल ऐसे मिल जाएंगे। 5वां सवाल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। हम 6वां नंबर लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देख लो 1 से लेकर 5 तक, आप इसको नोट करते चलें। ये कितना काम आएगा ये आप भविष्य में देखेंगे, दिल खुश हो जाएगा। ये छोटे छोटे फार्मूले इतना ज़्यादा गणित लगाते हैं कि देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है। आप इसे लिखें, मैं 10 सेकंड में मिला आपको। तो उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। आइए अगला पेज लिखते हैं। 6 तो हो ही गया, अब 7 नंबर, कुल 10 से लिखना है, 12। 7 नंबर होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। एक ब्रैकेट में a प्लस बी होगा और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। 8वां होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला फार्मूला होगा आपका a प्लस बी का होल क्यूब, ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। और अगर हम 3ab का अंदर गुणा कर दें तब क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला हुआ। अब देखो 10 नंबर क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। और अगर हम अंदर 3ab का गुणा कर दें तब ये बनेगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो हमने कुल 10 लिख दिया। 12 लिखना, यानी केवल 2 फार्मूले और लिखना है, और उसको भी देख लेते हैं कौन है दोनों। देखिए अब हमारे पास आएगा 11 नंबर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हम इसे एक और प्रकार से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, फिर कर्ली ब्रैकेट हम लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आखिरी फार्मूला आपका है 12 नंबर, ये होगा यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, नहीं a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, देखो एक a प्लस बी प्लस सी हो बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। बस, यानी अगर यह 12 फार्मूले आपको याद रहे तो आप इतने सवाल लगा पाओगे। यानी अगर आपके पास एक मोटी किताब है जिसमें 4-5 हजार सवाल होंगे तो कम से कम 300 प्रश्न ऐसे होंगे
जो इस प्रकार के फार्मूले से सीधे सीधे लगाए जा सकते हैं। हम एक दो एग्जाम्पल दे करके आप सिद्ध कर दें कि यह काम कितना जरूरी है। मान लीजिए एक सवाल आपको आ गया, का होल स्क्वायर और नीचे आ गया बस। अब देखो ये सवाल को हल करना हो, भाई बताओ इसका उत्तर क्या होगा। यकीन मान लो आप जब इसको लगाने जाएंगे तो आपको बहुत देर लग जाएगी और आपका उत्तर, अगर आपको इसका फॉर्मूला समझ रहे हैं तो इसका उत्तर इतना छोटा आ जाएगा बिना कुछ लगाए। कैसे उत्तर 2 आ जाएगा और देखते हैं। हम इस पूरे सवाल के अंदर पाते हैं केवल 2 ही प्रकार की गिनती इस्तेमाल हुई है, एक तो ये गिनती, एक ये गिनती। इसको हम a और b मान लेते हैं तो हम इसे ऐसे लिख पाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर और नीचे पाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख लो अपना फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 3 में इसे खोला गया है और कहा गया है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब होगा क्या, ये दोनों कट जाएंगे, आपका उत्तर 2 आ जाएगा। इतना छोटा प्रश्न बन सकता है, देखने में बड़ा मिलेगा लेकिन हल करेंगे एकदम ना के बराबर मेहनत है। एक मैं और लिखता हूं, देखो देखो अब इसको हम, सवाल है ये, लिखने की कोशिश कर रहा हूं। यही है, हमें इसे हल करना है। अगर हम देखते हैं ऊपर a गुणा a क्यूब दिखता है, यहाँ b क्यूब दिखता है। देखो ऊपर क्या दिख रहा है, a क्यूब और प्लस b क्यूब और नीचे दिख रहा है a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब जब देखेंगे तो उसका एक फैक्टर होता है a प्लस बी और दूसरा फैक्टर होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे लिखा है a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ ये दोनों कट गए कि नहीं, और उत्तर हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी। यानी अगर हम a प्लस बी उत्तर दे दे तो हमारा उत्तर बन जाए। इतना छोटे छोटे सवाल बनते हैं और a प्लस बी है कितना, 6.35 और 3.65। 6.35 और प्लस 3.65 जोड़ेंगे ये आ जाएगा 10। पूरे सवाल का आंसर आपका 10 आ गया। इतना छोटा सवाल आराम से लगाया जा सकता है। तो हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे पास आइडेंटिटी है इनको अगर आप याद कर लेंगे तो इससे बहुत तरह के सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि सफर बनाते जाएंगे ज़्यादा होगा, हम अभ्यास के दौरान ले लेंगे। अभी तो आपको हम अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जब ये सारे पॉइंट खत्म हो जाए। टॉपिक नहीं कह लेंगे इसको, हम सब टॉपिक कहते हैं या फिर पॉइंट कहते हैं। नंबर सिस्टम में कई सारे पॉइंट्स की चर्चा होनी है जिसमें एक चर्चा यह भी थी। अब अगली बात हम क्या पढ़ेंगे आओ देखा जाए। अगली बात हम लोग भाग पढ़ेंगे। भाग जो है वो कहते हैं डिवीजन। डिवीजन पढ़े। डिवीजन क्या होता है, डिवीजन होता है, देखो अगर कोई ये प्रयास करे इस तरह भाग देने का, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। भाग दरअसल 2 प्रकार का होता है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है और एक फिर सक्सेसिव होता है या फिर दूसरा तरीका होता है। देखो हम जो यहाँ लिखते हैं उसका नाम है भाज्य, यहाँ जो लिखते हैं उसका नाम है भाजक, यहाँ जो लिखते हैं उसका नाम है भागफल और यहाँ जो लिखते हैं उसका नाम है शेषफल। 4 शब्द। इन चारों शब्दों का एक शाश्वत संबंध है। और देखें वो कौन सा संबंध है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और धन शेषफल। यानी अगर यह सूत्र आपने बचपन में पढ़ा था तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लीजिए, सारे सवाल आपके होते चले जाएंगे। अब मान लो एक सवाल हम लेते हैं, एक सवाल उसमें लिख देते हैं भाग के एक प्रश्न में
भाग के एक प्रश्न में भाजक 18, भागफल 12 तथा शेषफल क्या करें, शेषफल कितना वाले भाग 18, देखो भाज्य कितना, यदि शेषफल कितना लिख दे 8 हो तो भाज्य बताइए, ये सवाल है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य बताइए। हम क्या करेंगे, इसी वाले सूत्र में रख देंगे। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक, भाजक माने क्या हुआ, भाजक है आपका क्या, किससे भाग दिया गया, 18 से, और गुणा 12 और प्लस 8, यही इतना करना। आप जानते होंगे कि जब 3 सिंबल एक साथ आ जाए तो पहले हम गुणा करते हैं, उसके बाद प्लस करते हैं। 12 96 9, 12 की 12 21 और प्लस 8, 8 से 14 कितना हुआ, 224, 224। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। भाग के एक प्रश्न में एक संख्या को भाजक मैंने 18 है भाजक, देखो, और भागफल 12 है और शेषफल 8 है तो भाज्य बता दो, भाज्य आराम से बताते चलेगी। इसी में एक ट्विस्टेड क्वेश्चन हो सकता है, ट्विस्ट किया हुआ, देखो एक सवाल और लिखता हूं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, तथा शेषफल का 3 गुना है। ठीक, यदि शेषफल कितना दे दे, 24 है तो भाज्य बताओ। यदि शेषफल 24 है तो भाज्य बताओ। इसको लगाने का तरीका बताओ क्या होगा। देखो ऐसे डिजाइन बनाओ, इसका कहने क्या गुना है, 4 गुना है, और शेषफल का क्या गुना है, लो शेषफल 24 दे ही दिया ना, 24 है, इसका ये 3 गुना है। अब बताओ अगर 24 दिया है और उसका 3 गुना यहाँ रहेगा तो 24 यहाँ 72 तो रहेगा ही, और ये 72 किसी संख्या 4 गुना 72 होता है तो वो संख्या फिर 18 होगी ही होगी। अब आपको तीनों बात पता चल चुकी है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर होगा 72 गुणा 18 और प्लस 24, यही करना, 72 गुणा 18 प्लस 24, भाजक गुणा भागफल 10 से ये कर दो, आपका उत्तर बन जाएगा। और गुणा करते 18 36 3, 18 7 126 और 3 100। अब क्या होगा, ये आपका उत्तर हो गया भाज्य। यही इतना पूछा गया था। क्या यह बात क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई तो फिर एक सवाल हम और लगा सकते हैं। देखो भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल का देखो यह भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 40 है, यदि शेषफल 40 है तो भाज्य बताइए। तो भाज्य बताइए, यह सवाल पूछा गया, ट्विस्टेड क्वेश्चन है। बताओ भाजक, ऐसे फिर डिजाइन बना लो, डिजाइन बनाने में कोई नुकसान नहीं है। ये जो है इस संख्या का 5 गुना है और यहां पर क्या हुआ, इसका ये 4 गुना है। अब बताइए हम क्या, और शेषफल उसका कह रहा है भाज्य 40 है। अगर शेषफल 40, अगर ये 40 दिया गया, 24 का 4 गुना 4 16 160 यहाँ रहेगा, और ये 160 किसी संख्या का 5 गुना है,
इसमें 5 से भाग देकर यहाँ लिख देंगे। अब हमें सब कुछ मिल चुका है, हमें मिल चुका है 160 गुणा 32 और प्लस 40। अगर हम ये करते हैं तो हमारा ये उत्तर बन जाएगा कि भाज्य क्या होगा। मेरे ख्याल से यह बात आपको स्पष्ट हो रही होगी, कोई समस्या नहीं आने वाली है अगर आप इसको लगाते चले जाते तो। निश्चित रूप से सही हो गया। एक और सवाल लिखिए इसी तरह का, एकदम इसी तरह का सवाल है। भाजक भागफल का 8 गुना है तथा शेष फल का 4 गुना है। भाजक भागफल का 8 गुना तथा शेष फल का 4 गुना है। यदि शेषफल कितना होना चाहिए हमारा, 12 ले लें तो भाज्य बताइए। बस अब देखो कितना आसान हुआ। हम फिर डिजाइन बनाएंगे। ये इसका 8 गुना है और इसका क्या गुना है, 4 गुना है। अब बताओ यहाँ नीचे क्या बनना चाहिए, शेषफल 12 है तो 12 चौके 48 यहाँ होगा। तो 48 किसी 8 का 4 गुना है, 8 छक्के 48 यहाँ 6 हो जाएगा। आपका उत्तर बन जाएगा 48 गुना 6 और प्लस 12। 6 6 48 4 6 24 4 28 और प्लस 12 कितना होगा भैया, 200 नहीं 300। तो देखो इसमें 12 जोड़ लो, 88 300 आ जाएगा सीधा सीधा। 88 और 12 300। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कितने आसानी से इन सवालों को बिना किसी समय को गंवाए हुए आसानी से धर किया जा सकता है। हम आपको 1 2 3 लेक्चर और मिलेंगे, उसके बाद तब हम सवाल करवाने शुरू करेंगे। तब तक आप लोग से उम्मीद है पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिशन परिवार से जुड़िए और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिए। आपके कमेंट से हमारी शक्ति बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।